हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एज यू नो, जो रिवाइज एडिशन आया है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2020-21 के लिए फॉर द क्लास 10th, उसमें से जो चैप्टर नंबर 13 है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। मीन्स आपको बोर्ड के एग्जाम्स में चैप्टर नंबर 13 से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आफ्टर चैप्टर 12 वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 से जो पोर्शन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो पोर्शन आइए हम स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 14 से। तो चैप्टर नंबर 14 से आपको दो टॉपिक्स पूछे जाने हैं। एक तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है और दूसरा इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। तो यही दो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्रीज विद हायर इनकम आर कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड देन दोज विद लो इनकम। वे देश जिनकी इनकम अधिक है, ठीक है, उनको हम डेवलप्ड विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं, डेवलप्ड। देन दोज विद लो इनकम, ऐसे देश जिनकी इनकम कम है उनकी तुलना में ऐसे देश जिनकी इनकम अधिक है उनको हम डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में रखते हैं। मोर इनकम मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर गुड्स टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। मोर इनकम का मतलब है कि जो मीन्स हैं, संसाधन है, उनकी अवेलेबिलिटी अधिक है, सामान की उपलब्धता अधिक है जो ह्यूमन नीड्स की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एज डिफरेंट नेशंस हैव डिफरेंट साइज ऑफ पॉपुलेशन, अलग अलग जो देश हैं उनकी जो आबादी का साइज है वो अलग अलग है, ठीक है। सो फॉर कंपैरिजन अमॉन्ग नेशंस टोटल इनकम इज नॉट अ सुटेबल क्राइटेरियन। इसलिए कि जो कंपैरिजन करते हैं, हम तुलना करते हैं कंट्रीज की अमॉन्ग नेशंस की टोटल इनकम, ठीक है, ये सुटेबल क्राइटेरिया नहीं है। बाई कंपेयरिंग टोटल इनकम वी कैन नॉट डिटरमाइन डिटरमाइन हाउ मच द एवरेज पर्सन इज अर्निंग। अगर हम टोटल इनकम को कंप्राइज करते हैं तो हम ये नहीं जान पाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। जो एवरेज इनकम है पर पर्सन वो कितनी है, ठीक है। सो एवरेज और पर कैपिटा इनकम इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन नेशनल इनकम। इसीलिए जो राष्ट्रीय आय है, किसी देश, पूरे देश की आय है, उसकी अपेक्षा जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, इसको अधिक महत्व दिया जाता है। अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो ऑटोमेटिक जो देश की आय है वो अधिक होगी। विद चेंज इन टाइम, समय में बदलाव के साथ साथ इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे समय बदला, समय का परिवर्तन हुआ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। जो प्रति व्यक्ति आय है या राष्ट्रीय आय है, ठीक है, इसको डिफाइन किया जाता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आर्थिक वृद्धि, विकास होता है, उसके द्वारा। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम आर वेरी यूजफुल। जो राष्ट्रीय आय है या प्रति व्यक्ति आय है बहुत ही उपयोगी है, यूजफुल है इन कैलकुलेटिंग डेवलपमेंट लेवल एंड प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। किसी भी देश के जो डेवलपमेंट का स्तर है, उसका प्रोग्रेस का स्तर है, इसको डिफाइन करने के लिए कौन सी दो चीजें आवश्यक हैं? नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। ये दो ऐसे मानक हैं जिनसे हम किसी भी देश के विकास या उन्नति का स्तर क्या है उसको हम जान पाते हैं। बट इट इज नॉट द सुटेबल इंडेक्स टू शो द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। लेकिन ये सुटेबल इंडेक्स नहीं है किसी भी देश की जो डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्रेस है उसको दर्शाने के लिए, ठीक है, उचित इंडेक्स नहीं है। व्हेन वी सी पर्सनल एम्बिशंस एंड टारगेट्स, जब हम अपनी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हमारी एम्बिशंस होती हैं, टारगेट्स होती हैं, उनको हम देखते हैं, वी नोटिस, तो हम ध्यान देते हैं दैट पीपल नॉट ओनली वांट गुड इनकम
जो लोग हैं वो सिर्फ अच्छी आय ही नहीं चाहते हैं, बल्कि आल्सो रिक्वायर सिक्योरिटी, सुरक्षा चाहते हैं, डिग्निटी, एक उच्च प्रतिष्ठा चाहते हैं, इक्वलिटी, समानता, फ्रीडम, etc। ठीक है, समाज में उच्च आय के साथ साथ ये चीजें भी लोग चाहते हैं जो पैसे से डिफरेंट है, अलग है। सो इनकम इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंस इंग्रेडिएंट्स। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी देश की जो वेलफेयर, प्रोग्रेस या डेवलपमेंट है उसको मापने के लिए सिर्फ आय एकमात्र जरिया नहीं है। वी कैन नॉट गेट डेवलप्ड सोशल स्ट्रक्चर एंड गुड एनवायरनमेंट ओनली बाय मनी। हम सिर्फ पैसे से ही एक डेवलप्ड जो सोशल स्ट्रक्चर होता है और एक गुड एनवायरनमेंट होती है समाज का, उसको हम सिर्फ पैसे से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। समाज में जब तक समानता नहीं होगी, सुरक्षा नहीं होगी, आपस में तालमेल, मेल भाव नहीं होगा, तो पैसे से ये चीज़ें डेवलप्ड नहीं होती हैं। इट वॉज कंसिडर्ड दैट पीपल विल बी हैप्पी विद इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम। ऐसा माना जाता है कि अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो लोग खुश होंगे। बट इट इज नाउ बिलीव्ड, लेकिन अब ऐसा विश्वास किया जाता है दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव। सिर्फ आर्थिक विकास ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। देयर शुड बी ए इम्प्रूवमेंट इन सोशल, पॉलिटिकल एंड ऑल अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ। जीवन के जो दूसरे पहलू हैं, सामाजिक, राजनीतिक और दूसरे जो क्षेत्र हैं, उनमें भी समान रूप से वृद्धि होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स पॉजिटिव चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलॉन्ग विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक परिवर्तन इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन का स्तर है उसके रहने में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, अलॉन्ग विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक प्रोग्रेस के साथ साथ जीवन जीने का जो स्तर है उसमें भी वृद्धि हो, अच्छा हो। ठीक है, तो सही मायने में यही क्या है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द इंक्रीज इन इनकम और एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री अलॉन्ग विद टाइम। समय के साथ साथ जो वृद्धि होती है इनकम में, इंक्रीज इन इनकम, और एक्चुअल प्रोडक्शन, जो वास्तविक प्रोडक्शन होता है उसमें वृद्धि होती है किसी भी कंट्री के समय के साथ साथ। जैसे जैसे समय बीतता है या बढ़ रहा है, उसके साथ साथ किसी भी देश की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है या एक्चुअल प्रोडक्शन है उसमें जो वृद्धि होती है उसको ही हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं। इट इंडिकेट्स, ये दर्शाता है, द इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ये हमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, जैसा हमने पहले बताया, अगर हमारी व्यक्तिगत आय में वृद्धि होगी, अगर हमारी पर्सनल जो इनकम है वो बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली जो कंट्री की इनकम है वो बढ़ेगी। इट इज द डायरेक्ट असेसमेंट, एक डायरेक्ट असेसमेंट है ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में जो चेंजेस होते हैं उसका डायरेक्ट असेसमेंट है। इट इज द डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ चेंज इन इकोनॉमी। जनरली इट इज सीन एज मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। सामान्य रूप से इसको एक मानक माना जाता है, मेजरमेंट माना जाता है डेवलपमेंट का, विकास का जो मानक है, मेजरमेंट है। ठीक है, सामान्य रूप से जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है उसको माना जाता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस is the development of natural, physical, human and capital resources of a country। इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मतलब है नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। ठीक है, इन सभी पहलुओं में वृद्धि, विकास। बाई इंक्रीज इन क्वालिटी एंड इट्स बेस्ट यूज हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन कैन बी अचीव्ड। इसमें वृद्धि करके, बाई इंक्रीज इन क्वालिटी, ठीक है, इसकी गुणवत्ता में वृद्धि करके और इसका बेस्ट यूज करके हम जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है उसको हम अचीव कर सकते हैं, जो इनकम है उसको अचीव कर सकते हैं, जो हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज अ लॉन्ग टर्म क्वांटिटेटिव प्रोसेस। जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है एक लॉन्ग टर्म का क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, प्रक्रिया है।
देयर आर नो क्वालिटेटिव डायमेंशंस, इसमें कोई गुणवत्तापूर्ण डायमेंशंस नहीं होते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। इट इज़ अ वैल्यू लेस कॉन्सेप्ट, ये वैल्यू लेस कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है। नो अटेंशन इज पेड टू चेंज इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कंडीशन। जो दूसरे पहलू हैं, पीछे भी आपने पढ़ा, सामाजिक, राजनीतिक या जो इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस होते हैं उनके सुधार में, उनके परिवर्तन में कोई भी अटेंशन पेड नहीं होता है, कोई भी उस तरफ ध्यान नहीं देता है। सिर्फ अपनी इनकम, जो हमारी इनकम है एनी हाउ वो बढ़नी चाहिए। समाज का क्या हो रहा है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनका क्या हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, एनी हाउ वी आर अर्न मनी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये इकोनॉमिक ग्रोथ से थोड़ा ब्रॉडर, विस्तृत कॉन्सेप्ट है, बृहद विचारधारा है। इट इज अ प्रोसेस इन विच नेट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज। ये वो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है जिसमें नेट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीज, जो नेट नेशनल इनकम है उसमें और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। एंड इकोनॉमी एंड देयर आर आल्सो फेवरेबल चेंजेस इन सोशल स्टेटस, कल्चरल फॉर्म, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इसके साथ साथ और सारे बहुत सेक्टर में परिवर्तन होते हैं, जैसे सोशल स्टेटस, कल्चरल फॉर्म, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इन सभी क्षेत्रों में भी, इन सभी पहलुओं में भी परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ मनी को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एश्योर्स, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सुनिश्चित करता है किन चीज़ों को, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ द नेशन। जो हमारे देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समृद्धि है उसको सुनिश्चित करता है। देयर आर आल्सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गुणवत्तापूर्वक पहलू है, गुणवत्तापूर्ण पहलू है। दीज क्वालिटेटिव एक्सेप्ट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाई इंक्रीज इन नेट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। और ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं बाई इंक्रीज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फेवरेबल चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मिला जुला प्रोसेस है, मिली जुली प्रक्रिया है, सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको मिला के, और फेवरेबल चेंजेस जो है सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, इन सब को मिला के हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का निर्माण करते हैं। इसी सारे प्रक्रिया को, सारे प्रोसेस को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो आर्थिक उन्नति है वो एक इसका महत्वपूर्ण पहलू है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। सो देयर कैन बी नो डेवलपमेंट विदाउट प्रोग्रेस। इसलिए हम कह सकते हैं बिना प्रोग्रेस के कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड मोर सुटेबल देन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये अधिक सुटेबल माना जाता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस की अपेक्षा इन मेजरिंग वेलफेयर एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशन। किसी भी राष्ट्र का जो डेवलपमेंट का स्तर है उसको नापने के लिए, उसकी समृद्धि जो है उसको मेजरमेंट करने के लिए इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है, ठीक है, उसकी बजाय जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको अधिक महत्व दिया जाता है। इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस, व्हेन it was considered that the level of income and per capita income were insufficient criteria for measuring economic development। जो सोशल साइंस के डेवलपमेंट के विकास का बात होती है, ठीक है, when it was considered, जब ऐसा माना गया that the level of economic and per capita income were insufficient। जो इनकम का लेवल है और प्रति व्यक्ति आय है ये इनसफिशिएंट क्राइटेरिया है फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
आर्थिक विकास को मेजर करने के लिए ये इनसफिशिएंट है। सम अदर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट हैं जैसे कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बिकम पॉपुलर। ठीक है, तो सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को मानक मान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का निर्धारण नहीं किया जाता है, ये नहीं किया जा सकता है। इसीलिए दो और विचारधाराएं आई, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये अधिक लोकप्रिय हो गए। कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट और सक्सेसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट मीन्स निरंतर विकास, सतत विकास इसको कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट फुलफिल द प्रेजेंट नीड विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद कैपेबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारी वर्तमान समय की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना है। ठीक है, प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद कैपेबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे या आने वाले समय में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो सेटिस्फाइड हो पाएगी, उससे समझौता किए बिना हम निरंतर जो विकास करते हैं उसी को हम कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं। इट इज सच एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या है? एक प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। विच इज डन विदाउट हार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम बिना प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए हम उस विकास को हासिल करते हैं, अचीव करते हैं, उसको हम कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसा डेवलपमेंट जो निरंतर चलता रहता है। द डेवलपमेंट विच इज डन मेंटेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट जो नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करते हुए किया जाता है उसी को हम कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं, निरंतर विकास कहते हैं। फिर आता है असिमिलेटेड डेवलपमेंट। असिमिलेटेड डेवलपमेंट एश्योर्स, जो असिमिलेटेड डेवलपमेंट है ये सुनिश्चित करता है दैट बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट शुड रीच द पीपल ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी सेक्शंस के लोग रहते हैं, वर्गों के लोग रहते हैं, उन सभी का विकास हो। बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, इस प्रकार का विकास जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, सभी लोगों को मिले। Many people are deprived of the benefits of development due to gender, linguistic, regional differences, poverty and physical disability. बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस प्रकार के डेवलपमेंट से वंचित रह जाते हैं, डिप्राइव्ड हो रह जाते हैं। इस प्रकार के विकास से जो लाभ मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग जेंडर के आधार पे उनको अवॉइड किया जाता है, लिंग्विस्टिक के आधार पे, रीजनल डिफरेंसेस के आधार पे, पॉवर्टी के आधार पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। असिमिलेटेड डेवलपमेंट का होता है अर्थ कि सभी समाज में रहने वाले सभी लोगों का विकास। Assimilated development insists on including deprived section of society in the mainstream of development. Assimilated development का मतलब है समाज का जो वंचित वर्ग है, deprived section है, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, मुख्य धारा से उसको विकास में लाना, इसी को हम assimilated, सम्मिलित विकास कहते हैं। It is a broad concept, एक बहुत ही विस्तृत विचारधारा है, कॉन्सेप्ट है, विच फेवर्स इक्वलिटी ऑफ इनकम, जो किसको फेवर करता है? आय की समानता को। अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के जितने भी सभी पहलू ह्यूमन बीइंग हैं उन सबको इनका लाभ मिले, इसका अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये होता है असिमिलेटेड डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट का मतलब है कि बिना प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए जो हम विकास कर रहे हैं, जो भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसको हम कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट कहते हैं। असिमिलेटेड डेवलपमेंट का मतलब है कि समाज के सभी वर्गों तक जिसका लाभ मिल रहा है उसको हम असिमिलेटेड डेवलपमेंट कहते हैं। फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1990। जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये अस्तित्व में कब आया? 1990 में, विद द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और एक इंडेक्स बनाया
मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अंडर द लीडरशिप ऑफ महबूब उल हक, an index was prepared to measure the level of the human development. महबूबुल हक के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में एक पैमाना तैयार किया गया कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको नापा जाए बाई इंक्लूडिंग 3 मेजर एस्पेक्ट, और उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में जो मानव का विकास है उसको मापने के 3 पहलू तय किए गए। कौन कौन से? नॉलेज, हेल्थ, ज्ञान, स्वास्थ्य, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, उसमें 3 चीजें शामिल की गई, नॉलेज, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका मेजरमेंट किन पहलुओं पे किया जाए, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके तहत निर्धारित किया गया। दिस इंडेक्स वॉज प्रिपेयर्ड कीपिंग इन माइंड, और इस इंडेक्स को जब प्रिपेयर किया जा रहा था तो बात ध्यान में रखी जा रही थी दैट लास्ट क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएटिंग रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट शुड बी एक्सपेंशन ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑफ मैनकाइंड्स। जो मैनकाइंड्स है तो जो लास्ट क्राइटेरिया था उसकी अपेक्षा जो रिजल्ट आएंगे वो बढ़ के आएंगे। ठीक है, एक्सपेंशन होगा, फिर विस्तार होगा। इन दिस प्रोसीजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मीन्स एंड नॉट एन एंड। इस प्रोसेस में, इस प्रोसीजर में, प्रक्रिया में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था एक साधन था, नॉट एन एंड, अंतिम प्रक्रिया नहीं थी, एक साधन के रूप में इसको अपनाया गया। दिस इंडेक्स मेड द इश्यू ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम मनी ओरिएंटेड टू ह्यूमन ओरिएंटेड। और ये जो इंडेक्स बनाया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने का, इस इंडेक्स ने मनी ओरिएंटेड की बजाय ह्यूमन ओरिएंटेड विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति को पैसे से नहीं आंकेंगे, उसके डेवलपमेंट से आंकेंगे, उसके विकास से। कौन कौन से? नॉलेज, उसका ज्ञान कितना है, उसका स्वास्थ्य कैसा है और उसके जीवन जीने का स्तर कैसा है। उन 3 पहलुओं को लिया गया जिससे हम किसी व्यक्ति के स्टैंडर्ड को नापेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसी को कहा गया। हम पैसे से उसको नहीं आंकेंगे, कितना पैसा है उसके पास। इट इज एन इफेक्टिव इंडेक्स, ये बहुत ही प्रभावी इंडेक्स है इन मेजरिंग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर कंपेयरिंग बिटवीन डिफरेंट नेशंस। ठीक है, अलग अलग जो राष्ट्र हैं कितने समृद्ध हैं उनके बीच में उसके अंतर को तुलना करने के लिए ये बहुत ही सहायक है, प्रभावी। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन इंडिया। वी वांट टू यूज रिसोर्सेज, टाइम एंड मनी in such a way that maximum work can be performed by using these resources in proper manner. हम रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं, टाइम और मनी को भी, और इस प्रकार उसको यूज करें कि उससे हम अधिक से अधिक वर्क कर सके। ठीक है, और प्रॉपर मैनर से समय का उपयोग, जो रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग, पैसे का उपयोग हम इस प्रकार करें, इससे हम एक प्रॉपर तरीके से अधिक वर्क कर सकें। इसी को हम प्लानिंग कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एन आउटलाइन इज मेड टू कंडक्ट एनी फैमिली फंक्शन। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई फंक्शन होता है फैमिली में तो उसके लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है, यहाँ पे ऐसे करना है, इस व्यवस्था को ऐसे हैंडल करना है। आफ्टर दिस द पर्सन और फैमिली ट्राइज टू यूज रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इसके बाद जो फैमिली के पर्सन्स होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, वो उन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज करते हैं। जस्ट लाइक अ पर्सन और अ फैमिली, ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति या परिवार के द्वारा अ नेशन आल्सो वांट टू फुलफिल इट्स मेनी ऑब्जेक्टिव। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है बाय यूजिंग द रिसोर्सेज अवेलेबल इन बेस्ट पॉसिबल वे। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अच्छे से अच्छा यूज करके। प्लानिंग इज अ टेक्निक इन विच एफर्ट्स आर मेड। प्लानिंग एक प्रक्रिया है, एक टेक्निक्स है जिससे प्रयास किए जाते हैं टू अचीव ऑब्जेक्टिव बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवरेबली द रिसोर्सेज एंड फिक्सिंग टारगेट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है,
प्राथमिकता के आधार पे टारगेट फिक्स किया जाता है कि हमको ये चीज़ अचीव करनी है, इसको हासिल करना है। प्लानिंग है सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, और प्लानिंग के कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स भी होते हैं। फर्स्ट, इट हैज़ वेल डिफाइंड डेफिनिट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। पहली बात, इसको सबसे पहले डिफाइन किया जाता है, फिर इसको निश्चित किया जाता है, इसके उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और इसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसको निर्धारित किया जाता है। सेकेंडली, एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इज डन। जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका एस्टिमेशन किया जाता है। थर्डली, आफ्टर एस्टिमेशन देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज इन वेरियस टारगेट्स इंपॉर्टेंट। एस्टिमेट के बाद इनका डिस्ट्रीब्यूशन और अलग अलग जो टारगेट हमने बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइन इन मैनी वेज। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इसको हम कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, बट इन सिंपल वर्ड्स, लेकिन साधारण शब्दों की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक प्लानिंग इज द साइंस ऑफ अचीविंग सर्टेन सोशल ऑब्जेक्टिव। एक विज्ञान है, साइंस है, जिनको हम अचीव करते हैं एक निश्चित जो सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, सामाजिक उद्देश्य हैं, बाई यूजिंग अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जो हमारे पास अवेलेबल आर्थिक रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके। इंपॉर्टेंट डिसीजन इन इकोनॉमिक प्लानिंग आर टेकन बाई अ सेंट्रल अथॉरिटी। इकोनॉमिक प्लानिंग के जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं, ये जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसके द्वारा लिए जाते हैं। इट डिटरमाइंड मैनेजमेंट स्पीड एंड डायरेक्शन, और ये निर्धारित करता है, डिटरमाइन करता है मैनेजमेंट को, उसकी स्पीड को, डायरेक्शंस को। प्लानिंग इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। पीछे भी आपने पढ़ा, प्लानिंग क्या है? एक टेक्निक है जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज करने की, एंड अचीविंग टारगेट, और टारगेट्स को अचीव करने की, हासिल करने की। अ नेशन यूजेस दिस टेक्निक इन अचीविंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश इस टेक्निक का यूज करता है when achieving different objective like family planning, economic planning, etc. When the technique of planning is used in the development, जब प्लानिंग की टेक्निक को डेवलपमेंट में यूज किया जाता है किसी भी देश की, और अचीव डिजायर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अथवा इच्छित जो उद्देश्य होते हैं उनको अचीव किया जाता है, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। किसको? When the technique of planning is used in the development of economy or the achieved desired economic objectives, it is called economic planning. Technique of economic planning at the national level, राष्ट्रीय स्तर पे जो तकनीक है इकोनॉमिक प्लानिंग की, इसको सबसे पहले सोवियत यूनियन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। सोवियत यूनियन डिक्लेयर्ड सेंट्रल प्लानिंग इन 1928। सोवियत यूनियन ने एक केंद्रीय प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग का डिक्लेरेशन किया, घोषणा की 1928 में। एंड द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज अडॉप्टेड थ्रू 5 ईयर प्लान्स। और जो इकोनॉमिक प्लानिंग का रास्ता था इसको अडॉप्ट किया गया पंचवर्षीय योजना के तहत, थ्रू 5 ईयर प्लान्स। फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रूव टू बी अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहला जो 5 ईयर प्लान था, इसने एक क्रांति सिद्ध कर दी। प्रूव टू बी अ रेवोल्यूशन इन इटसेल्फ, अपने आप में। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, इंडिया ऑल्सो ज्वाइन द लिस्ट ऑफ नेशंस हु अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एट ए नेशनल लेवल टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज़ादी के बाद भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो गया जो अडॉप्ट करते हैं, हु अडॉप्टेड द मॉडल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जिन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग के मॉडल को अडॉप्ट किया एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पे, एंड टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीव्र जो आर्थिक विकास है उसको अचीव करने के लिए। द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन्फ्लुएंस्ड, इकोनॉमिक प्लानिंग का जो आइडिया था वो प्रभावित हुआ, इन्फ्लुएंस द इंडियन स्कॉलर एंड इंटेलेक्चुअल्स ग्रेटली।
जो हमारे भारतीय विद्वान थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको बहुत अधिक प्रभावित किया। मैनी स्कॉलर्स प्रेजेंटेड सेवरल सजेशंस, बहुत सारे जो विद्वान थे उन्होंने बहुत सारे सजेशंस थे, सुझाव थे, उनको प्रस्तुत किया। एंड सपोर्टेड द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ 1930 टू 1940, और जो विकास का रास्ता था, ठीक है, उसको भी सपोर्ट किया 1930 टू 1940 के दौरान। द फर्स्ट एफर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय जो इकोनॉमी है उसके इतिहास में जो पहला प्रयास था, प्लानिंग वॉज मेड, वो किया गया बाय श्री एम विश्वेश्वरैया के द्वारा इन 1934। जो इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का जो एफर्ट है, प्रयास है, वो पहली बार डॉक्टर श्री एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में किया गया। ही प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम इन हिज बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उसमें ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसको इसमें उन्होंने बताया है फॉर प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, भारत में जो प्लान है, योजनाएं हैं, उसके विकास के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द प्लानिंग कमीशन, आज़ादी के बाद भारत ने एक प्लानिंग कमीशन की स्थापना की अंडर अ रेजोल्यूशन इन मार्च 1950, ठीक है, एक रेजोल्यूशन के तहत मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन वॉज टू एवेल्युएट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे देश में रिसोर्सेज हैं उनको एवेल्युएट करना है, एंड मेक प्लान्स फॉर द इफेक्टिव एंड बैलेंस यूज ऑफ रिसोर्सेज, और जो प्लान है उनको प्रभावी करना है और रिसोर्सेज का संतुलित रूप से यूज करना है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कमीशन वॉज द फिक्स वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड सजेस्ट द अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा जो महत्वपूर्ण फंक्शन था कमीशन का, वो था कि इनको जो वेरियस ऑब्जेक्टिव हैं उनको फिक्स करना है प्रायोरिटी के आधार पे, एंड सजेस्ट द अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज हैं उनको अलॉटमेंट को सजेस्ट करना है। प्लानिंग कमीशन वॉज एन एडवाइजरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, ये प्लानिंग कमीशन था एक एडवाइजरी हुआ करता था और संवैधानिक संस्थान हुआ करता था। इन अगस्त 1952 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, 1952 में भारत सरकार ने एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट्स डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि टू इंक्लूड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन प्लानिंग, जो स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको इसमें शामिल करना, एंड एजुकेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, और जो प्लानिंग प्रोसेस है उसका डिजिटलाइजेशन करना और उसका एग्जीक्यूशन करना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय प्लानिंग कमीशन, और जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी ये अप्रूव करती थी उन प्लानों को जो किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते थे, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, एंड रिवाइव द प्रोग्रेस ऑफ प्लान्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो प्रोग्रेस होती थी प्लान्स की, ठीक है, उसको समय समय पे रिवाइव करती रहती थी। स्टेट चीफ मिनिस्टर, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासक अधिकारी होते हैं, ऑफ डिप्टी गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर आल्सो इट्स मेंबर, तो इसके सदस्य कौन कौन हुआ करते थे, राज्य के मुख्यमंत्री, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डिप्टी गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर आल्सो मेंबर्स। इट इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी बोर्ड, और एक संवैधानिक और एडवाइजरी बोर्ड भी था ये। प्लानिंग कमीशन वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और जो प्लानिंग कमीशन था ये किसके सुपरविजन में वर्क करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सुपरविजन में। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसके क्या उद्देश्य थे। प्लानिंग इन इंडिया वॉज अडॉप्टेड एज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री, देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले प्लानिंग वॉज अडॉप्टेड टू फुलफिल द ड्रीम्स फॉर अ गुड इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आज़ादी से पहले जो प्लानिंग थी उसको अडॉप्ट किया जाता था किस पर्पज से, फुलफिल द ड्रीम्स फॉर अ गुड इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ द कंट्री,
जो हमारे देश का अच्छा आर्थिक भविष्य है उसको पूरा करने के लिए, उसके सपने को पूरा करने के लिए। इन एवरी 5 ईयर प्लान मैनी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वर फिक्स्ड। अलग अलग जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई तो 5 सालों में अलग अलग जो उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव थे, उनको फिक्स किया जाता था और प्रयास किए जाते थे मे टू अचीव देम, उनको प्राप्त करने के, उनको हासिल करने के, कि हमें इन 5 सालों में इस पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करना है। इस पंचवर्षीय में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस पर फोकस करना है, इस पंचवर्षीय में एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस करना है। तो ऐसे 5 सालों के लिए एक टारगेट कर लिया जाता था, हमें इस सेक्टर को अधिक बढ़ावा देना है, फिर उसी के आधार पर वर्क किया जाता था। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया आर गिवन बिलो इन ब्रीफ। जो मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं प्लानिंग इन इंडिया भारत में नियोजन के, वो नीचे दिए जा रहे हैं। पहला है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक डेवलपमेंट है उसको अचीव करना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी की समस्या है उसको सॉल्व करना। टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन इनकम, आय में जो असमानता है उसको कम करना। टू इस्टेब्लिश सोशल जस्टिस बाय एंडिंग इनइक्वालिटी, समाज में जो असमानता है उसको खत्म करके समाज में समानता स्थापित करना है। ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी, ठीक है, आय और गरीबी की जो समानता है उसको बराबर करना। टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका अधिक से अधिक यूज करना। एंड प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और रोजगार के अधिक से अधिक जो अवसर है उनको प्रदान करना। टू अचीव सेल्फ डिपेंडेंस इन ऑल सेक्टर्स स्पेशली इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल एंड फूड ग्रेन्स, और खुद में हमें आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ डिपेंडेंस बनना है सभी सेक्टर्स में, विशेष तौर पे जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होता है उसमें एंड फूड ग्रेन्स और अनाज में। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी, जो हमारी पारंपरिक इंडियन इकोनॉमी है उसको हम क्या करेंगे, आधुनिक बनाएंगे, उसका आधुनिकीकरण करेंगे। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, जो एजुकेशन और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उसमें विस्तार करेंगे। एंड अचीव कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर, जो सामाजिक समृद्धि की कंडीशंस हैं उनको हम और हासिल करेंगे। टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हासिल करेंगे, अचीव करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये मीनिंगलेस है बिना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के। रूरल डेवलपमेंट एक्सप्रेशन ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज एंड इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन, जो रूरल डेवलपमेंट है उसको विस्तार करना है, जो सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज हैं, सामाजिक और जो सामुदायिक सेवाएं हैं उनको बढ़ाना है, और एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें भी वृद्धि करनी है। टू एंड रीजनल इनइक्वालिटीज, जो रीजनल इनइक्वालिटीज हैं उनको खत्म करना है। तो ये अलग अलग जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका उद्देश्य हुआ करता था। 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। 12 5 ईयर प्लान्स हैव बीन मेड सो फार, अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं अंडर द पॉलिसी ऑफ प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, जो प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इस नीति के तहत। ये देख सकते हैं आप, लिस्ट दी हुई है 5 ईयर प्लान्स और फिक्स टाइम, कौन सी योजना कब से कब तक शुरू हुई। जो पहली थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, इसकी शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1951 से और 31 मार्च 1956 तक। फिर ये दूसरी है 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, देख सकते हैं आप। इंडो पाक वार continuous dot price rise and depletion of resources interpreted the planning process, so 3 annual plans were made between 1968 and 1969. This period is called a plan holiday. जिस समय इंडो पाक वार हो रहा था, लगातार सूखा पड़ रहा था, प्राइस राइज हो रहा था, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज उनका डिप्लेशन हो रहा था, इन्होंने जो प्लानिंग प्रोसेस था उसको इंटरप्ट किया। सो 3 एनुअल प्लान्स, जो इसलिए जो 3 एनुअल प्लान्स थे बिटवीन जो 1968 और 1969 के बीच बनाए गए, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, पीरियड इज कॉल्ड प्लान हॉलीडे, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। द देन
जनता गवर्नमेंट ended the 5-year plans before time in 1978 and main continuous yearly plans from 1978 to 1983। उस समय पर जनता गवर्नमेंट ने जो 5-year प्लान्स थे उनको एंड कर दिया 1978 से पहले, और उसके बाद कॉन्टिन्यूस ईयरली प्लान्स बनाए 78 से 1983 तक। इन 1980 द कांग्रेस गवर्नमेंट ended द कॉन्टिन्यूस प्लान। 1980 में कांग्रेस ने जो ईयरली प्लान्स थे उनको एंड कर दिया और फिर से अनाउंस किया 6th प्लान जो 5-year प्लान्स था उसको। अनाउंस 6 5-year प्लान्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1981 टू 31 मार्च 1985। द फाइनेंशियल ईयर 1978 to 1979 was included in 5th 5-year plans and 1979 to 80 plan was considered as a 1-year plan। इस प्रकार जो 1978 से लेकर 79 तक प्लान था उसको 5th 5-year प्लान माना गया और 79 to 80 का उसको 1-year प्लान कंसिडर किया गया। इन द सेम वे द 8th 5-year प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन। इसी प्रकार जो 8वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी 8 5-year प्लान्स ये भी लागू नहीं हो पाई, इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पाई ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि उसमें जो राजनीतिक सिचुएशंस थी उसमें बहुत तीव्र परिवर्तन हो रहा था, बदलाव हो रहा था। द बेसिस ऑफ 12th 5-year प्लान वॉज एसिमिलेटेड एंड सस्टेनेबल रैपिड डेवलपमेंट। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इसका आधार क्या था, उद्देश्य क्या था, एसिमिलेटेड एंड सस्टेनेबल रैपिड डेवलपमेंट, सबका विकास, निरंतर विकास। द रिवाइज टारगेट ऑफ दिस प्लान वॉज टू अचीव 8% ग्रोथ रेट। और इस पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था वो ये था कि हम 8% का जो ग्रोथ रेट है उसको हासिल करेंगे। देयर वर आल्सो सम अदर अचीवेबल टारगेट्स, दूसरे भी जो हासिल करने योग्य टारगेट थे, जैसे एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करना, एंड एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, और जो स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सेवाएं हैं उनको विस्तार करना। रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान क्या होता है? अंडर दिस प्लान अ करंट प्लान इज अपडेटेड एंड रिवाइव्ड। इस प्लान के तहत जो करंट प्लान होता है उसको अपडेट किया जाता है, रिवाइव किया जाता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के बाद। इट हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग टारगेट, एस्टिमेट्स, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ करंट प्लान्स। इसमें क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो टारगेट होती है उसको बदलने की, जो एस्टिमेट्स होते हैं, अनुमान होते हैं, रिसोर्सेज एलोकेशन और ड्यूरेशन ऑफ करंट प्लान, जो करंट प्लान है उसकी ड्यूरेशन। ठीक है, मीन्स जो पंचवर्षीय योजनाएं होती है उसमें बीच में बदलाव क्या दिए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम रोलिंग प्लान कहते हैं। तो आपको चैप्टर नंबर 14 से ये पोर्शन स्टडी करना है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो रिवाइज सिलेबस है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं, उनके वीडियोस हम आपको लेके आते रहेंगे समय समय पे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ओके।